आपको याद होगा सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग और एक कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था हम लोगों ने। और आपने देखा कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो सिर्फ उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। तो सेल्फ इंडक्शन सिर्फ आप उसको बनाते समय बदल सकते हैं, एक बार कॉइल बन जाएगी उसके बाद आप उसका सेल्फ इंडक्शन चेंज नहीं कर सकते। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने स्टडी की हुई थी। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन को L से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कुछ आगे चलते हैं पढ़ने के लिए। सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देखें। जैसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, ये यहां पर एक कॉइल लगी हुई है, यहां पर हमने एक बैटरी लगा ली, ये एक स्विच लगा दिया यहां पर। हाँ, बताना मैं ये चाहता था कि आपको याद है ना, इस ये जो कॉइल लगी होती है इसका नाम हमने क्या रखा हुआ था, इंडक्टेंस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक था, नाम हमने इसका इंडक्टर रखा हुआ था। प्रेरण कुंडली जैसे रेसिस्टर प्रतिरोधक, कैपेसिटर संधारित्र, वैसे एक ये एलिमेंट आएगा हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का और इसका नाम हमने क्या रखा, इंडक्टर। तो यहां पर हमने ये सर्किट कंप्लीट किया। आपको याद होगा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं करंट बढ़ती है और यहाँ पर इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आता है और उस चेंज की वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो हमारा मेन विद्युत वाहक बल होता है, इसका विरोध करता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर हम इसके साथ यहां पर एक बल्ब लगा लेते हैं, यहां पर हमने एक बल्ब लगा लिया इसके साथ में, तो होगा क्या, अब आप देखिएगा ध्यान से, ये हमने इंडक्टर लगा के रखा है यहां पर प्रेरण कुंडली। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब आप स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑन। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट कैसी थी, 0 थी। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो वो करंट 0 से बढ़कर क्या होना चाहेगी, I। समझ आ रहा है कुछ आपको, कि जब तक आपने स्विच ऑन नहीं किया था कॉइल में करंट कितनी रही होगी, 0। जब आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही एकदम से 0 से मैक्सिमम तो नहीं आ जाएगी ना, करंट अपने धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ेगी और I हो जाएगी बढ़ने पर। लेकिन जिस समय ये करंट इंक्रीज हो रही होगी उस समय का सोचिए क्या होगा। जब ये हमारी बैटरी इसको ऐसा करंट भेजेगी, जैसे ही बैटरी ने ऐसा करंट भेजा तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आना स्टार्ट हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आने की वजह से वो कॉइल अपने अंदर एक उल्टा ईएमएफ बनाएगी। उल्टा ईएमएफ बनाने की वजह से जो यहां से करंट जाएगी उसका क्या होने लगेगा, विरोध होने लगेगा। अगर विरोध होगा, जैसे यहां से ये ऐसे करंट गई 10 इधर से, तो कॉइल क्या करती है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। उसके पास सबसे पहले कितना फ्लक्स था, 0, उसके पास तो कोई फ्लक्स नहीं था। लेकिन अब ये फ्लक्स कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, तो वो क्या करेगी, उल्टी डायरेक्शन में 10 फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगी ताकि क्या कर सके, इस फ्लक्स का विरोध कर सके। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहां से ये करंट भेजेगा, लेकिन इसमें करंट इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वो विरोध करने लगेगा और विरोध करने की वजह से वो करंट स्टार्ट नहीं होगी। फिर ये बैटरी अपनी और ज्यादा एनर्जी देगी, और ज्यादा मतलब ये अभी भी 10 ही एनर्जी देगी, लेकिन अब ये जो उल्टा ईएमएफ बन रहा था जिसको आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे थे, इसकी वैल्यू अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ये जरूर याद रखना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो उत्पन्न होता है वो समय के साथ धीरे धीरे घटते जाता है।
शुरुआत में बिल्कुल फुल आएगा तो हमारे द्वारा भेजी गई करंट का विरोध करेगा, और हमारे द्वारा करंट जो भेजी जा रही है उसको जीरो रखेगा, वो बढ़ने नहीं देगा। थोड़ा और करंट जब यहां से पहुंचेगी तो इसका विरोध जो होगा वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। जैसे अगर ये पहले उल्टा ईएमएफ बना रहा था 10, तो अब ये वाला उल्टा ईएमएफ कितना बनाने लगेगा 9। हमारी बैटरी कितना ईएमएफ दे रही है 10, अब ये कितना, इसका कितना हो गया, इसका हो गया 9। तो हमारी बैटरी दे रही 10, इसका हो गया 9, 1 वोल्ट आ गया, और उस 1 वोल्ट की वजह से कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉइल में करंट और फ्लो हुई, अभी भी हमारी बैटरी कितनी दे रही 10, उसके पास जितनी मैक्सिमम है वो दे रही है। अगर बैटरी हमारी 10 ईएमएफ दे रही है और कॉइल का ईएमएफ जो प्रेरित हुआ है वो कैसा होगा, और कम हो जाएगा, वो कम होके हो गया 6। तो हमारी बैटरी का कितना है 10, उसका है 6, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, ये 10 और 6, अब 4 और करंट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अभी भी हमारी बैटरी कितनी दे रही है 10, लेकिन अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसने और कम कर दिया अपना जो विद्युत वाहक बल था, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था वो और अब कम हो जाएगा, कम होके 4 हो गया। तो इधर का 10, इधर से 4, 6 आ गया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है ये हमारी मेन विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान धीरे धीरे घटते भी जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट 0 से मैक्सिमम होगी, लेकिन इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे मुख्य विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। तो यहां पर क्या होने लगेगा, करंट बढ़ रही है उस समय, वैद्युत धारा 0 से आई हो रही है, बढ़ रही है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। वैद्युत धारा बढ़ रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके बढ़ने का विरोध करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके बढ़ने का विरोध करेगा। तो विरोध जब करेगा तो हम जो करंट भेजेंगे ना वो एकदम से फुल नहीं होगी, वो भी कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अगर ये विरोध ना करता तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तुरंत 10 वोल्ट से करंट जाना शुरू हो जाती, लेकिन क्योंकि ये विरोध करता है तो तुरंत ही 10 वोल्ट से करंट जाना स्टार्ट नहीं होती, पहले 10 से जाती है, फिर पहले 10 से गई तो उधर का 10 बन गया, उल्टा कितना रिजल्टेंट हो गया 0। तो शुरुआत में 0 वोल्ट से जाती, मतलब करंट नहीं जाती, स्टार्टिंग में करंट बिल्कुल 0 रहती है। फिर हमारी बैटरी 10 दे रही है, इधर का हो गया 8, तो अब 2 वोल्ट से जाने लगती है धीरे से। फिर हमारी बैटरी का 10, इसका घटकर हो जाता है 4, अब 6 वोल्ट से जाने लगती है। फिर हमारी बैटरी दे रही 10, इसका हो गया 0, अब फुल से जाना स्टार्ट कर देती है। तो आप थोड़ा उस समय का सोचिए, अगर ये इंडक्टर हमारे द्वारा भेजी गई करंट का विरोध ना करता तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते तुरंत 10 वोल्ट से करंट जाना स्टार्ट हो जाती, लेकिन विरोध करने की वजह से करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने पर या पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है हमारी आपको? फिर से सुन लीजिए कि अगर स्विच हमने जैसे ही ऑन किया, अगर ये कॉइल विरोध ना कर रही होती तो हमारे सर्किट में करंट 0 से 10 बड़ी जल्दी हो जाती, लेकिन क्योंकि वो विरोध करता है तो जब वो विरोध करता है तो हमारी करंट को 0 से 10 तक पहुंचने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। तो हमारी करंट को बढ़ने में विरोध, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके बढ़ने का विरोध करता है, अतः धारा को अपने मुख्य मान तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। ये हो जाता है। अब
इसके साथ जो बल्ब लगा है इसके बारे में सोचिए। अगर ये इंडक्टर ना लगा होता तो स्विच ऑन करते ही बल्ब का क्या होता बताएं? बल्ब जल जाता। लेकिन इंडक्टर लगा है तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब का क्या होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में इंडक्टर विरोध कर रहा है और धारा को अपने मुख्य मान तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अगर धारा को मुख्य मान तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है तो बल्ब में तो करंट थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए बल्ब का देखिए कैसे होगा। इंडक्टर न लगा होता तो जैसे ही स्विच ऑन करते बल्ब ऐसा जल जाता। इंडक्टर लगा होने की वजह से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ऐसे जलता है। समझ आ रहा है आपको? इंडक्टर ना लगा होता तो बल्ब कैसे जलता? ऐसे, बड़ी जल्दी, क्योंकि करंट को अपने मुख्य मान तक पहुंचने में वक्त ही नहीं लगता ज्यादा। लेकिन इंडक्टर क्योंकि उसका विरोध करता है तो करंट को अपनी मेन वैल्यू तक पहुंचने में थोड़ा डिले हो जाती है, थोड़ा वक्त उसको लगता है फिर विरोध की वजह से। तो अब जो बल्ब यहां पर लगा हुआ है वो बल्ब कैसे जलेगा? ऐसे जलेगा। तो ये बल्ब भी धीरे से पूरी तरीके से जल पाएगा। अतः बल्ब धीरे धीरे जलना प्रारंभ करेगा। मतलब एकदम से ग्लो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे वो जलना शुरू करेगा ऐसे, और तब फुल तक पहुंचेगा। इसी में एक और एग्जांपल आप देखिए थोड़ा ध्यान से। ये हमने एक कॉइल बनाई, इस कॉइल में फिर से हमने यहां पर एक बैटरी लगाई, यहां पर एक स्विच लगाया, ये बैटरी का प्लस और माइनस, और इस बार हमने बल्ब को सीरीज में नहीं लगाया। ये बल्ब कुंडली के साथ कैसे लगा है? श्रेणी क्रम में। और इस कुंडली का हमने क्या नाम रखा था? प्रेरण कुंडली। तो बल्ब प्रेरण कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। उस समय यह कंडीशन होती है। इस बार बल्ब को हमने श्रेणी क्रम में नहीं लगाया, इस बार बल्ब को हमने लगाया समांतर क्रम में ऐसे। ये बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा देखिए, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो यहां से ऐसा करंट चलेगी, यहां एक जंक्शन मिलेगी। करंट को जाने के दो रास्ते हैं। करंट को जाने का एक रास्ता ये है और करंट के जाने का एक रास्ता ये है। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे, जितने समय स्विच जब ऑन करते हैं तो करंट क्या होती है? एकदम से तो मैक्सिमम नहीं हो जाती ना, जीरो से और मैक्सिमम तक पहुंचेगी। उस समय वैद्युत धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। सर्किट में वैद्युत धारा बढ़ रही है। तो जब सर्किट में वैद्युत धारा बढ़ती है तो ये इंडक्टर उसका क्या करने लगता है? क्योंकि करंट बढ़ रही है, परिवर्तन हो रहा है, और इंडक्टर उस परिवर्तन का विरोध करता है। कैसे विरोध करता है? अभी मैंने एग्जांपल बताया कि अगर हमारी बैटरी इधर की तरफ ईएमएफ बनाती है तो वो उल्टा ईएमएफ बनाता है। और उसके लिए हमने आपको बताया वो प्रोसेस बहुत अच्छे से याद रखो कि अगर हमारी बैटरी का ईएमएफ है 10, उसने 10 वोल्ट ऐसे दिया, तो शुरुआत में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है स्टार्टिंग में वो भी कितना बनता है? 10 ही बनता है। और हमारे द्वारा भेजी गई करंट को क्या कर देता है? 0। तो शुरुआत में हमारे द्वारा भेजी गई करंट को 0 कर देता है वो। लेकिन क्योंकि हमारी बैटरी का स्विच ऑन है तो हमारी बैटरी अभी भी 10 भेज रही है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है? ये कम होके 8 हो जाता है। और अब अगर हमारा 10 है, इसने 8 बनाया, तो अब 2 वोल्ट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अभी भी हमारी बैटरी 10 भेज रही है तो क्यों स्थिर वोल्टेज देगी वो। तो
और प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या हुआ, ये 6 रह गया तो 4 वोल्ट से करंट फ्लो होगी। फिर 4 रह जाएगा तो 6 वोल्ट से करंट फ्लो होगी। 2 रह जाएगा तो 8 वोल्ट से करंट फ्लो होगी। फिर ये 0 हो जाएगा बिल्कुल, तो अब फुल 10 वोल्ट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और फ्लो होती रहेगी। तो करंट को मैक्सिमम कितना होना था, 10, लेकिन ये 10 एकदम से हो गया ना, धीरे धीरे हो पा रही है। तो वैद्युत धारा बढ़ रही है, इसका मतलब करंट धीरे धीरे बढ़ रही है। शुरुआत में, सबसे शुरू की बात करिए, सबसे शुरुआत में जब यहां से करंट जाएगी तो ये इंडक्टर उसका क्या करेगा। अब आपको उस प्रोसेस समझ में आ गई। सबसे स्टार्टिंग में इंडक्टर उसको अपोज करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा तो करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा। अगर करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा तो करंट को जहां से रास्ता मिलेगा वो वहां से चली जाएगी। तो करंट के पास कितने रास्ते हैं यहां के बाद, 2, एक बल्ब वाला रास्ता, एक कॉइल वाला रास्ता। कॉइल ने स्टार्टिंग में करंट का क्या किया, विरोध किया, तो करंट इधर की तरफ नहीं जा पाई क्योंकि उसको अपोज करके पीछे भेज देता है। अगर इधर नहीं जा पाई तो करंट के पास एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता, बल्ब वाला रास्ता। तो करंट इंडक्टर वाले रास्ते पर नहीं जाती, बल्ब वाले रास्ते पर जाती है। तो सबसे स्टार्टिंग में जब इंडक्टर सबसे ज्यादा अपोज करता है, हमारा ईएमएफ 10, इसने भी अपना बनाया 10, तो सबसे ज्यादा अपोज उस समय करता है। फिर इसका अपोजिशन धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम, 10 से 8, 6, 4, 2, 0। तो जब इंडक्टर स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा अपोज करता है उस समय करंट इसमें से एक भी नहीं जा पाती है। जब एक भी नहीं जा पाती तो फुल करंट यहां से जाती है। फिर अगर फुल करंट इससे जाएगी तो बल्ब का क्या होगा, फुल ग्लो करेगा, ये पूरा बिल्कुल जल जाएगा। ठीक है। अब इंडक्टर का अपोजिशन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अभी वो 10 अपोज कर रही थी तो इंडक्टर में करंट थी 0, पूरी की पूरी 10 करंट कहां से चली गई, बल्ब से। बल्ब अचानक ऐसे जला, इसका बल्ब ऐसे धीरे नहीं जलेगा, इसका बल्ब जैसे ही स्विच ऑन करोगे ऐसे जल जाएगा बड़ी जोर से। अब समझ रहे हैं क्यों जलेगा शुरुआत में बड़ी जोर से, क्योंकि हमने भेजा कितना, 10, और इंडक्टर ने कितना बनाया स्टार्टिंग में, 10। तो इंडक्टर में कितनी करंट हो गई, 0। अब इंडक्टर में नहीं जा पाई तो करंट यहां से चली गई, तो यहां से पूरी कितनी चली गई, 10। तो स्टार्टिंग में इंडक्टर में कितनी करंट, 0, और इस रास्ते में कितनी करंट, 10। समझ आया। फिर इंडक्टर का अपोजिशन धीरे से क्या हुआ, कम। अगर इंडक्टर का अपोजिशन धीरे से कम होके 8 हो गया तो अगर आप समझ गए हैं तो बताएं, इंडक्टर ने अपना विरोध कर दिया 8 और हमारा वोल्टेज है 10। अब बताएं यहां पर करंट जाना स्टार्ट होगी अभी कि नहीं हो जाएगी, होगी। कितने वोल्टेज से, 2 वोल्ट से जाना स्टार्ट होगी। तो यहां का क्या होगा, यहां देखो यहां पर करंट बढ़ेगी। हाँ, ये 0 से बेटा कितनी हो गई, 2, और ये 10 से अब कितना हो जाएगी, 8। वेरी गुड, क्योंकि अब 2 के बराबर की करंट कहां जाने लगी, वहां जाने लगी। आप एक चीज और सोच सकते हैं कि उसको वहां जाने की ऐसे जल्दी क्यों पड़ी है। तो बेटा ये बल्ब में लगा है टंगस्टन, और टंगस्टन का रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध, और ये कॉइल हमने बनाई है कॉपर की, और कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। और करंट हमेशा कौन सा रास्ता चूज करती है, कम रेसिस्टेंस वाला रास्ता। तो उसको जाना पसंद कहां से है, कॉपर से। बल्ब से जाना कम पसंद है उसको, लेकिन ये करंट की क्या है, मजबूरी कि उसको जाना पड़ता है। समझ आ रही है अब आपको, क्योंकि वो अपोज कर रहा था ना उस समय। फिर क्या होगा बताइए, फिर अगली स्टेप देखिए, कॉइल का अपोजिशन फिर से क्या हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ेगा कि और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब कॉइल ने अपना अपोजिशन कर दिया 6। अगर कॉइल ने अपना अपोजिशन 6 कर दिया, हमारी बैटरी का अभी भी 10 है, तो अब बताइए कितने वोल्ट से करंट फ्लो होगी, किसमें, कॉइल में। तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन अगर 4 यहां जाना शुरू कर दिया तो अब यहां कितनी बचेगी, 6 बचेगी। अब आप समझ गए, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, 10 तक, और ये धीरे धीरे घटते घटते कहां तक चला जाएगा, 0। अब
आप समझ गए स्विच ऑन करते ही कैसा एक्शन मिलेगा आपको। आपने जैसे ही अभी बल्ब बंद है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे आप, क्या होगा? बल्ब तुरंत जल जाएगा या धीरे धीरे जलेगा? सबसे पहले इसको फुल करंट मिल रही थी तो बल्ब एकदम तुरंत जल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्योंकि लास्ट में पूरी की पूरी करंट इस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करेगी। क्यों पसंद नहीं करेगी? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस होता है और ये कॉपर है, इसका रेसिस्टेंस कम होता है। इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है? हाई, इसकी अपेक्षा फिलहाल। और कॉपर का रेसिस्टेंस कैसा होता है? लो। तो पूरी की पूरी करंट थोड़ी ही देर में कहां जाना शुरू कर देगी? यहां। तो इसका बल्ब कैसा जलेगा? इसका बल्ब देखो बंद है, स्विच ऑन, ये हालत होगी। हमने स्विच ऑफ नहीं किया, ध्यान रखिए, ये बल्ब ऐसा बंद हो गया, हमने स्विच नहीं ऑफ किया, हमने स्विच कर दिया। देखो बल्ब अभी बंद है, हमने स्विच ऑन किया, ऑन ही रखेंगे हम, याद रखिएगा, हम उसको हटाएंगे नहीं। हमने स्विच किया ऑन, ये स्थिति होगी बल्ब की। क्या हमने स्विच ऑफ कर दिया जो बल्ब बंद हो गया? स्विच ऑफ नहीं किया तो बल्ब बंद क्यों हो गया? क्योंकि इस रास्ते से करंट का आना जाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है और करंट हमेशा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो रेसिस्टेंस पाथ, वो हमेशा कम प्रतिरोध वाले रास्ते से जाना पसंद करती है। तो क्या अब आपको ये पूरा एक्शन समझ आ गया? इसका बल्ब कैसा जल रहा था? स्विच ऑन, ऐसे। इसका बल्ब कैसा जल रहा है? स्विच ऑन, ये एक्शन। इसका थोड़ी देर में जलेगा, धीरे धीरे। इसका तुरंत जलेगा लेकिन बंद हो जाएगा। समझ आ गया आपको? तो ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। तो क्या हुआ? वैद्युत धारा बढ़ रही है, बल्ब का क्या होगा? बल्ब के बारे में बताइए। बल्ब पहले तो तुरंत जलेगा, परंतु थोड़ी ही देर में डिम होकर बंद हो जाएगा। समझ आया? इसका बल्ब कैसे जला था? पहले जीरो था, फिर बढ़ा और तब जला। इसका बल्ब कैसे जला? पहले फुल हो गया बिल्कुल और फिर धीरे धीरे जला। तो इसमें बल्ब की कंडीशन क्या थी? पहले जीरो, फिर इसके बाद बढ़ा और बढ़ के फिर लास्ट में क्या हो गया? फुल ग्लो, पूरा चमकने लगा बिल्कुल। इसका क्या हुआ? सबसे पहले इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहले पूरा जला, फुल ग्लो हो गया। धीरे से क्या होने लगा? डिम पड़ गया और डिम पड़ने के बाद बंद हो गया। अब आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई ना आपको? ओके। और हाँ, ये भी तो देखिए कि यहां पर बल्ब कौन से क्रम में लगा हुआ है? यहां समांतर क्रम में लगा है। तो बल्ब प्रेरण कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आपको देते हैं बना के, वो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। आप देखिए, इसका नाम है बल्ब B1
इसका नाम है बल्ब B2 और ये लगा हुआ है इंडक्टर, इसमें प्रेरण कुंडली लगी हुई है। अब वो आपको देंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बल्ब B1 जलेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद B1 अपने आप बंद हो जाएगा और कौन जलना शुरू कर देगा, B2। तो सबसे पहले कौन जलेगा, सबसे पहले B1 जलेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये इसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा अपने आप। इसके बाद में बल्ब B2 जलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इसमें जो करंट बढ़ती है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम जब ये आपको बता रहे थे, यहां आपको समझा रहे थे, तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे थे कि शुरुआत में जैसे ही हम स्विच ऑन करते तो हमारी करंट, हमारा वोल्टेज बैटरी से जाता है 10, लेकिन ये भी कितना बना लेता है 10, तो हमारी करंट स्टार्टिंग में कैसी हो जाती है, 0। प्रेरण कुंडली में हमारी करंट 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 ऐसा बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ पाती है। तो उसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं आप, करंट टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होती है उसका एक ग्राफ बना सकते हैं। इधर वाली अक्ष पर हमने ले लिया T और इधर वाली अक्ष पर हमने ले लिया वैद्युत धारा, करंट। ठीक, ये करंट कैसे इंक्रीज होती है बताएं। हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडक्टर में सबसे स्टार्टिंग में करंट कितनी रहेगी, 0, और धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। ये देखो, इससे आप समझ सकते हो, 0 से 2, 2 से 4। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा करंट बढ़ती जाएगी, और जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद भी बढ़ेगी क्या, फिर बस उतनी होके कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद तो नहीं बढ़ेगी। जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो बढ़ना बंद। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है बेटा। ऐसा ग्राफ लास्ट में जाके देखो ये कैसी हो गई, लास्ट में जाके ग्राफ समांतर हो गया, मैक्सिमम करंट हो गई। अब इसके बाद ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। देखो, शुरुआत में टाइम बढ़ा, करंट बढ़ी, और टाइम बढ़ा, करंट और बढ़ी। तो शुरुआत में करंट समय के साथ बढ़ती है, लेकिन आगे जाकर करंट कैसी हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि इतनी उसकी मैक्सिमम पावर है, इतना ही उसको बढ़ना था। तो आगे जाकर तब मैक्सिमम होती है, लेकिन करंट एकदम से कभी नहीं होता कुंडली में कि बिल्कुल से बढ़ जाए। तो ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। कहां पर, प्रेरण कुंडली की बात मैं कर रहा हूं। आईटी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ, किसके लिए, करंट टाइम ग्राफ फॉर इंडक्टर। प्रेरण कुंडली में जो करंट और टाइम के बीच ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। ठीक, इसमें एक और चीज हमको देखनी है, विद्युत, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी दिशा भी आपको समझनी है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जरा जिक्र करेंगे। तो मैं यहां पर हेडिंग बनाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या मतलब हुआ इसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। कॉइल में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, देखो एक विद्युत वाहक बल तो बैटरी से हम अप्लाई करते हैं, एक विद्युत वाहक बल कॉइल अपने अंदर उल्टा विद्युत वाहक बल पैदा करती है, और उसका नाम ही हमने क्या रखा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हम उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं कब कैसी होगी। थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ये हमने कॉइल यहां पर बनाई ऐसे, इसके साथ हमने बैटरी लगाई और बैटरी के साथ हमने एक स्विच लगा दिया यहां पर ऐसे। अब थोड़ा आप बताइएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट धीरे धीरे बढ़ेगी। बैटरी के द्वारा
आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? बैटरी करंट को ऐसा फ्लो करवाना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? तो इस दिशा में क्या होगा? आरोपित विद्युत वाहक बल, जो बैटरी कॉइल में करंट फ्लो करवाना चाहती है, तो ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है हमारे द्वारा बैटरी की मदद से आरोपित विद्युत वाहक बल, आरोपित विद्युत वाहक बल, ये आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा है। अब आप सोचिए, अगर हमने कॉइल में इस डायरेक्शन पे विद्युत वाहक बल आरोपित किया है तो कॉइल अपने अंदर से क्या करेगी? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाएगी और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे विद्युत वाहक बल का जो हमने अप्लाई किया उसका क्या होगा? विरोध करेगी। तो वो अपने अंदर एक विद्युत वाहक बल किस दिशा में बनाएगी? इस दिशा में बनाएगी, क्योंकि जब आप स्विच ऑन करोगे, थोड़ा गौर से समझिएगा, जब आप स्विच ऑन करोगे तो आपका आरोपित विद्युत वाहक बल बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्विच ऑन करने पर बढ़ रहा है, और बढ़ने का विरोध करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा ईएमएफ बनाना पड़ेगा। तो वो ऐसे बनाती है कॉइल, उल्टी दिशा में। तो ये वाला कौन से विद्युत वाहक बल की दिशा है? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। समझ आया? और इसीलिए शुरुआत में करंट क्या होती है? थोड़ी देर में बढ़ती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरा कंडीशन देखिए। ये हमने यहां पर लगा दिया एक स्विच, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हमने जब ये क्या किया था, स्विच ऑन, ये मैंने किस समय की बात की है? जब स्विच को ऑन किया जाता है उस समय आरोपित विद्युत वाहक बल ऐसा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसा। अब स्विच ऑन था, अब हम इसको क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। स्विच को क्या करेंगे? अब हम ऑफ करेंगे। तो यहां लिख देते हैं, जब स्विच को ऑफ किया जाता है, अब ध्यान से देखें, जितनी देर स्विच ऑन है उतनी देर आरोपित विद्युत वाहक बल किधर की तरफ? ऐसा, ठीक है। अच्छा, जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो आरोपित विद्युत वाहक बल का क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। क्या होगा उसका बताएं? देखो मैं बताता हूं, आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी थी? ऐसी। जब आपने स्विच ऑन किया तो यह बढ़ रहा था, आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन अब करंट की वैल्यू क्या होगी? कम हो रही है। तो जैसे ही आपने कोई स्विच ऑफ किया तो विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन वही है, लेकिन करंट का क्या हो रहा है? करंट ऑफ हो रही है। तो विद्युत वाहक बल की दिशा तो यही है, आरोपित विद्युत वाहक बल। डायरेक्शन हमारे आरोपित विद्युत वाहक बल की नहीं बदलेगी, बस उसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है यहां। अब जैसे ही हम जब स्विच को ऑफ किया जाता है तो आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा वही रहेगी, लेकिन करंट का क्या होगा? घटना शुरू हो गई। लेकिन कॉइल तो परिवर्तन का क्या करती है? तो ये क्या करना चाहती है? करंट को और घटाना चाहती है कि बढ़ाना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि कॉइल में करंट क्या हो रही है? घट रही है, और वो घटने देना नहीं चाहती, उसको तो परिवर्तन पसंद नहीं है। तो वो क्या चाहती है कि जितनी करंट इसमें बह रही थी अभी तक उतनी ही बहे,
तो ये इंडक्टर फिर क्या करता है, ये उसी दिशा में फिर उसको सपोर्ट करता है। और अगर उसकी करंट स्विच ऑफ करते ही ये वाली करंट हो गई 10 से हो गई 8, तो कॉइल क्या करेगी, ये कहेगी नहीं घटो नहीं तुम, दो हमसे ले लो, तो वो 2 उसी दिशा में बना के देगी, फिर से कितना कर देगी उसको, 10 करना चाहिए उसको। फिर क्योंकि हमने तो स्विच ऑफ कर दिया है, तो आरोपित वाली फिर कितनी होगी, धीरे से घट करके ये हो जाएगी 6। तो अब क्या होगा बताएं, कॉइल क्या करेगी इस समय, कॉइल उसको 4 करंट बना के देगी कि नहीं तुम घटो नहीं, हम तुमको देते हैं करंट, ये लो, और फिर से कितना हो जाओ 10, बदलो नहीं। समझ आ रहे हैं आपको। फिर आरोपित वाली करंट हो गई 2, तो कॉइल क्या करेगी, सपोर्ट करेगी और उस दिशा में कितनी बना के देगी उसको, 8। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहती है, बदले नहीं। 10 से 0 होना चाहती है करंट, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो बदले। तो कहां तक देती रहेगी वो, आंसर है जितना इंडक्टर में स्टोर हुई होगी बस उतना दे पाएगी। इंडक्टर में अगर जितनी स्टोर होगी उतने तक सपोर्ट करेगी। अब जब इंडक्टर वाली करंट खत्म हो जाएगी तो सपोर्ट बंद हो जाएगा। आप समझ आ रहे हैं आपको। तो इस बार विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी रही, स्विच ऑफ करने पर विद्युत वाहक बल सपोर्ट करता है कि विरोध कर रहा है, सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे कर पाएगा, उल्टा बन के कि उसी की दिशा में बन के, उसी की दिशा में बन के सपोर्ट कर पाएगा। तो ये वाला विद्युत वाहक बल कौन सा है, ये वाला विद्युत वाहक बल है प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुछ बातें समझ आ गई आपको। तो जब आप स्विच ऑन करोगे उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन का विरोध करने के लिए इसकी उल्टी दिशा में बनेगा, लेकिन जब आप स्विच ऑफ करोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर से परिवर्तन का विरोध करने के लिए इसकी दिशा में बनेगा। तो ये डायरेक्शंस आपको थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लें, इसके आगे हम और चीजें पढ़ते हैं। देखिए अगला आर्टिकल जो हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा। जब हम प्रेरण कुंडली को किसी सर्किट में जोड़ते हैं और इसका स्विच ऑन करते हैं तो जो इंडक्टर होता है उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है इसको समझना है, तो थोड़ा गौर से समझिए आप इसे, बड़ा आसान है। देखो हम आपको बताएं कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा आरोपित विद्युत वाहक बल ऐसा बनता है, लेकिन कुंडली में विरोध करने की वजह से जब विद्युत वाहक बल शुरुआत में 0 था और बढ़ना शुरू होता है तो फ्लक्स बढ़ना शुरू होता है, फ्लक्स बदलना स्टार्ट होता है। फ्लक्स बदलने की वजह से कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे द्वारा आरोपित विद्युत वाहक बल का क्या करता है, विरोध। उस विरोध की वजह से ही अभी आपने देखा था क्या, हमारे द्वारा भेजी गई करंट तुरंत सर्किट में मैक्सिमम हो जाती है, तुरंत मैक्सिमम नहीं होती। शुरू में 0 से धीरे धीरे बढ़ती है, 2, 4, 6, 8 और तब 10 होती है। अभी ग्राफ भी आपने देखा था। तो होने क्या लगता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे द्वारा जो करंट भेजी जाती है उसकी उल्टी दिशा में कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो हमने जो धारा भेजी है उसका नाम हमने क्या रखा, मुख्य धारा। जो उसने उत्पन्न किया उसका नाम क्या है, और प्रेरित धारा मुख्य धारा का क्या करती है, जिसकी वजह से मुख्य धारा को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के लिए प्रेरित धारा के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, थोड़ी देर लगती है उसको, क्योंकि वो अपोज कर रहा है। तो वो अपोज कर रहा है तो उसके अपोजिशन के अगेंस्ट उसको कुछ वर्क करना पड़ता है, और जब वर्क करती है तब थोड़ी देर में वो मैक्सिमम हो पाती है। तो मुख्य धारा जो भी वर्क करती है प्रेरित धारा के विरुद्ध, वो कार्य ही उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नहीं समझ में आया आपको? समझ में आया कि शुरुआत में मुख्य धारा का विरोध प्रेरित धारा करती है, जिसकी वजह से मुख्य धारा अपने मुख्य मान तक नहीं पहुंचती, लेकिन मुख्य धारा को अपने मान तक पहुंचने के लिए, फुल करंट तक पहुंचने के लिए प्रेरित धारा के अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है।
अगर विरोध ना करे तो फुल करंट तुरंत आ जाए, उसको काम भी ना कुछ करना पड़े, लेकिन उसको कुछ वर्क करना पड़ता है, वो कार्य ही कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। वही हमने लिखा कि जब किसी प्रेरण कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरण कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसके कारण आरोपित विद्युत वाहक बल की विपरीत दिशा में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि परिपथ में मुख्य धारा का विरोध करता है। इस कारण से मुख्य धारा को अपने वास्तविक मान तक पहुंचने के लिए, जितनी उसकी रियल वैल्यू है, पहुंचने में प्रेरित धारा के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, या कार्य ही प्रेरण कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। तो अगर आप उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे तो समझ लें कि आपने प्रेरण कुंडली में स्थितिज ऊर्जा निकाल ली जितनी स्टोर होगी। और ये हमारे पास वैद्युत धारा के द्वारा किए गए कार्य का हमारे पास बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिराइव कर देता हूं। जरा आपको याद होगा मुख्य धारा के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt में किया गया कार्य। इधर देखिए सभी लोग, मुख्य धारा के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt में किया गया कार्य। क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किए गए कार्य की गणना हम कैसे करते हैं? इसकी गणना हम किया करते थे V इंटू आई इंटू टी। शायद आपको फॉर्मूले याद हो, आई स्क्वेयर आर टी, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। ये वर्क के फॉर्मूले होते थे इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ कौन कार्य करेगा? मुख्य धारा। तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। क्योंकि समयांतराल हमने बहुत छोटा सा लिया है, इसलिए वर्क डन भी बहुत छोटा सा आएगा। तो क्या लिखेंगे हम उसको? dw। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? v इंटू आई इंटू टी, और t की जगह पे क्या लिखेंगे? dt। v क्या चीज है? वोल्टेज। वोल्टेज की जगह पर क्या यूज करेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि उसके विरुद्ध ही तो उसको कार्य करना पड़ता है। और वैसे भी वोल्टेज और विद्युत वाहक बल एक ही चीज है, छोटा सा डिफरेंस होता है उनमें। क्वांटिटी सेम है, यूनिट सेम, सब कुछ सेम। तो वोल्टेज की जगह पर हम E लिखेंगे, I की जगह पर I और T की जगह पर dt। तो मुख्य धारा के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt में इतना कार्य किया जाएगा। ये तो अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल है, लेकिन हम चाहते हैं फिर से E की वैल्यू क्या है आप जानते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी लास्ट क्लास में हमने निकाला है, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। आप सोचेंगे माइनस कहां गया? तो हम विद्युत वाहक बल का केवल परिमाण ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। तो dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dw इज इक्वल टू ई की जगह पर ये नोट करेंगे, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। ई की जगह पर ये लिखा, I की जगह पर I और dt की जगह पर dt। dt से dt कैंसल हो गया। तो अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dw में, सॉरी dt में मुख्य धारा के द्वारा किया गया कार्य कितना बन गया? L इंटू आई इंटू डी आई, L I डी आई। लेकिन ये तो बहुत छोटे से समय में है। हम पूरा काम चाहते हैं कि मुख्य धारा स्टार्टिंग में कितनी थी? 0, और फिर बाद में मैक्सिमम होके कितनी हो गई? I। तो 0 से I होने तक टोटल कितना वर्क करना पड़ा, हम तो ये निकालना चाहते हैं। याद आ रहा है कुछ आपको? अभी अभी हमने नंबर से लिख के बताए थे, ग्राफ भी बना के आपको दिखाया था कि मुख्य धारा किस तरीके से इंक्रीज होती है।
स्टार्टिंग में सर्किट में 0, फिर आगे जाकर फुल होती है। ये वर्क डन एक छोटे से टाइम का वर्क डन है, पर हमको वो वाला वर्क डन चाहिए जो मुख्य धारा जीरो करंट से लेकर मैक्सिमम करंट होने तक करती है पूरा कार्य। तो यहां लिखेंगे अब मुख्य धारा को 0 से I तक I तक पहुंचने में किया गया कुल कार्य। अब बताएं कुल कार्य निकालने का हमारे पास क्या मेथड है? समाकलन का मेथड है। और करंट कहां से कहां तक बढ़ेगी? 0 से I, फुल करंट होनी है। तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू I। 0 करंट से I करंट होने तक टोटल कितना वर्क है वो हमको निकालना है। W इज इक्वल टू, बेटा dw की वैल्यू लिख दो, L इंटू I इंटू DI फ्रॉम 0 टू I। देन W इज इक्वल टू L क्या हो जाएगा? बाहर। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये केवल एक कॉइल के लिए फिक्स रहता है, क्योंकि एक कॉइल की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, हमने कल भी आपको बताया। तो L इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू DI फ्रॉम 0 टू I। जिस तरीके से x dx का समाकल x स्क्वायर बाई 2, तो I DI का समाकलन I स्क्वायर बाई 2। आप एक काम और कर लो, ऐसे कि करंट 0 से मैक्सिमम होती है ना, तो मैक्सिमम करंट को आप क्या मान लो? I नॉट लिख लो। समझ आया भाई? 0 करंट थी पहले, उससे क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम करंट को क्या ले लेते हैं? I नॉट। तो हमको यहां पर क्या लेना पड़ेगा? I नॉट। अब लिमिट फ्रॉम 0 टू I नॉट। आप सभी लोग जानते हैं लिमिट अप्लाई करना। ये 2 भी कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, बाहर कर दो। अब सबसे पहले I की जगह अपर लिमिट I नॉट लिखी जाएगी, I नॉट स्क्वायर माइनस फिर I की जगह 0 स्क्वायर। देन द कंप्लीट वर्क डन बाय द मेन करंट to reach its maximum value is 1/2 L I naught square. This will be the total work done। और हमने अभी अभी डेफिनेशन में लिखा है बेटा, यह कार्य ही प्रेरण कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। टोटल इतना वर्क करना पड़ा उसको। अब हम लिख देंगे यह कार्य ही प्रेरण कुंडली में यह कार्य प्रेरण कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः प्रेरण कुंडली में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रेरण कुंडली में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल U से लिख लेते हैं। कितनी? ये वर्क ही तो स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो वर्क कितना है? 1/2 L I नॉट स्क्वायर। यहां पर I नॉट क्या है बताएं? I नॉट है महत्तम मुख्य धारा। मेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू। और L क्या चीज है? स्वप्रेरकत्व, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो इतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर होती है प्रेरण कुंडली में।
कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होती थी। फिलहाल अभी आज हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ा। इसके आगे की और भी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं अभी, उनको अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।